हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पे। ये सीरीज है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको कंटिन्यू करते हुए आज इस एपिसोड में लोग डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक पे, वो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। हम लोग आज इस लेक्चर में आर्टिकल 102 और 103 पे डिस्कस करेंगे डिटेल में, सरल भाषा में, ताकि आपको बात अच्छी समझ में आए और एक बार में समझ में आए और ऐसा समझ में आए कि आप उस कॉन्सेप्ट को भूलो ही नहीं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने पास नोटबुक जरूर रखो और जो भी बोर्ड में लिखा हुआ है, जिस तरीके से लिखा हुआ है, कोशिश करो वो आप लिख लो कम से कम, ताकि आपका एक जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट है, वो उस वक्त ही खत्म हो जाए जब आप वीडियो को कंप्लीट करोगे। तो वीडियो को पूरा भी देखना है आपको। आज के लेक्चर को शुरू करें उसके पहले, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 102 का। 102 में ग्राउंड्स बताया गया है जिसके आधार पे कोई भी व्यक्ति जो सदस्य है पार्लियामेंट का, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, उसका सदस्यता खत्म हो जाएगा। तो वो ग्राउंड्स क्या क्या है? तो सबसे पहला ग्राउंड आर्टिकल 102 क्लॉज 1 के अनुसार, पहला, अगर कोई व्यक्ति होल्ड करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो वो अगर सदस्य है पार्लियामेंट का तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अब यहां पे आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किस ऑफिस को कहेंगे, क्योंकि ये जो टर्म है इसको ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही किसी अन्य लॉ में परिभाषित किया गया है। तो अगर मुख्यतः बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट में बताया कि हम उस ऑफिस को कहेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिस ऑफिस से जनरेट होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट का संबंध होता है सिर्फ मॉनेटरी या पिक्यूनरी गेन से नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, सर्विस के फॉर्म में प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। तो उस ऑफिस को मान लेंगे कि वो ऑफिस डेजिग्नेट है एज अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यहां पे प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है, अमाउंट से कुछ लेना देना नहीं है। अब इस पॉइंट पे सबसे इंपॉर्टेंट केस जो था वो था जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा कि मैंने आपको पॉइंट नंबर फर्स्ट में बताया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके, कि प्रॉफिट का मतलब सिर्फ मॉनेटरी गेन ही नहीं, कुछ भी हो सकता है इसके अलावा। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा था। तो दूसरा नंबर पॉइंट कि कैसे तय किया जाएगा कि कौन सा ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। तो इसके लिए कुछ ग्राउंड्स है, कुछ टेस्ट है जिसके आधार पे आप ये तय कर लोगे या तय कर सकते हो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो ऑफिस है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर किसी ऑफिस को लेके उस ऑफिस के होल्डर को अपॉइंट करने का पावर अगर गवर्नमेंट को है तो वो ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। अगर उस ऑफिस के होल्डर को रिमूव करने का पावर गवर्नमेंट को है तो वो ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। अगर उस ऑफिस का जो भी होल्डर है, जो भी ऑफिस को होल्ड कर रहा है वो व्यक्ति अगर काम गवर्नमेंट के लिए कर रहा है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। चौथा नंबर पॉइंट कि अगर उस ऑफिस का जो होल्डर है वो काम गवर्नमेंट के नेतृत्व में कर रहा है तो वो ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। ये कुछ टेस्ट बताए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिससे आप तय कर सकते हो कि कौन सा ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। तो ये तो हो गया कुछ महत्वपूर्ण बातें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके। अब देखो, जब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 102, उसमें एक्सप्लेनेशन है कि साफ तौर पे एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति मिनिस्टर है, चाहे वो यूनियन का हो चाहे वो स्टेट का हो, अगर वो मिनिस्टर है तो हम ये नहीं मानेंगे कि वो व्यक्ति जो मिनिस्टर है वो होल्ड करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि जो मिनिस्ट्री है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कैटेगरी में नहीं आती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको नोट कर लेना चाहिए। और मैं आप लोगों से हर बार की तरह इस बार भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने पास बेयर एक्ट या फिर टेक्स्ट बुक कॉन्स्टिट्यूशन का जरूर रखिए, उसके साथ साथ
नोटबुक भी रखिए और अपने से जो भी नोट बनता है, जो भी बोर्ड में लिखा हुआ पॉइंट है, उसे आप कम से कम राइट डाउन कर ही लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको टॉपिक से जुड़े हुए हर एक तथ्य के बारे में बताऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। अब आते हैं नंबर 2 पे कि दूसरा ग्राउंड कहता है कि अगर व्यक्ति अनसाउंड माइंड हो गया तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा मेंबरशिप से पार्लियामेंट का। तीसरा नंबर पॉइंट कि अगर वो इंसॉल्वेंट है, दैट मींस अगर वो दिवालिया घोषित हो गया, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, तो दिवालिया अगर कोई व्यक्ति घोषित हो गया और वो सदस्य है तो उसका सदस्यता चला जाएगा, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। चौथा नंबर पॉइंट कि अगर वो भारत का नागरिक नहीं रहा तो भी इस ग्राउंड पे उस सदस्य का सदस्यता चला जाएगा, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो यहां पे जो पॉइंट आपको एक और नोट करना है, या तो उसने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया या किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया है, तो ये भी ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर ई, कि अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड है उस लॉ के अकॉर्डिंग जिस लॉ को पार्लियामेंट ने बनाया है। मान लो कि पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया और उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड है तो वो पार्लियामेंट के मेंबरशिप से भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं कि पार्लियामेंट ने कौन सा कानून बनाया है। तो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। यहां लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कानून बना पार्लियामेंट के द्वारा और इस कानून में भी ग्राउंड्स बताए गए हैं कि जिस ग्राउंड्स पे सदस्य का सदस्यता चला जाएगा, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, तो वो ग्राउंड्स क्या है ये जानते हैं। पहला, करप्ट प्रैक्टिस एट एन इलेक्शन। अगर मान लीजिए वो धांधली करता है चुनाव में, करप्शन करता है चुनाव में, या ऐसा कोई काम करता है जिससे कि चुनाव या चुनाव के संबंध में करप्शन हो, करप्शन फैले, तो वो इस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। सेकेंड नंबर पॉइंट कि अगर उसको उस अपराध के लिए कन्विक्शन हुआ है जिसका सजा 2 वर्ष कारावास या उससे अधिक है, तो फिर वो इस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट कि अगर वो फेल हो गया व्यक्ति इलेक्शन अकाउंट, मतलब जो भी खर्च उसने किया था इलेक्शन में, उसका जो भी ब्यौरा है उसको सबमिट करने में अगर वो असफल हो गया तो वो इस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा सदस्यता से, मेंबरशिप से। चौथा कि अगर उसको गवर्नमेंट के सर्विस से हटा दिया गया है, दैट मींस कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा था गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट ऑफिस में और उसको उस ऑफिस से हटा दिया गया कारण करप्शन या फिर वो डिसलॉयल हो गया था गवर्नमेंट के प्रति, तो करप्शन या डिसलॉयल्टी के ग्राउंड पे अगर व्यक्ति को गवर्नमेंट ऑफिस से निकाल दिया गया हो और वो व्यक्ति अगर सदस्य है तो उसका सदस्यता चला जाएगा, उसका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा मेंबर होने से, चाहे वो लोकसभा का बात करें या राज्यसभा। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है कि अगर वह व्यक्ति जो सदस्य है, अगर वो डायरेक्टर है या फिर मैनेजिंग एजेंट है उस कॉर्पोरेशन में, जिस कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट का 25% शेयर है, तो वो इस ग्राउंड पे भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा मेंबरशिप से पार्लियामेंट का। तो ये कुछ ग्राउंड्स है जो बताए गए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, और इस ग्राउंड में भी व्यक्ति जो मेंबर है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। तो ये हो गया ग्राउंड्स, जिस ग्राउंड्स पे व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं या हो जाते हैं अपने सदस्यता से, चाहे वो लोकसभा का बात करें या राज्यसभा का बात करें। अब आता है और कौन कौन से आधार पे मेंबर को डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। तो इसके लिए अब दूसरा हमको प्रोविजन देखना होगा आर्टिकल 102 क्लॉज 2 का। आर्टिकल 102 क्लॉज 2 को में संशोधन हुआ, 52nd अमेंडमेंट हुआ 1985 में, और इस संशोधन के द्वारा स्केड्यूल 10 को जोड़ा गया और स्केड्यूल 10 कहता है कि मेंबर को डिफेक्शन लॉ के ग्राउंड पे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो स्केड्यूल 10 पैराग्राफ 2 में ग्राउंड्स बताए गए हैं कि डिफेक्शन के आधार पे जो सदस्य है उसका सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। तो वो ग्राउंड्स क्या है डिफेक्शन लॉ से संबंधित? तो पहला ग्राउंड जो इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर ही लेना चाहिए। पहला नंबर ग्राउंड
अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 10 पैराग्राफ 2 कहता है कि अगर जिस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे मेंबर ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता और सदस्य बना, और अगर उसी पॉलिटिकल पार्टी को वो व्यक्ति छोड़ देता है, तो फिर वो डिफेक्शन लॉ के ग्राउंड पे या डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। पहला। दूसरा नंबर पॉइंट कि अगर वो व्यक्ति जो सदस्य है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का, और वो व्यक्ति जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, उस पॉलिटिकल पार्टी का जो भी दिशा निर्देश है उसके विरुद्ध वो जाता है। पॉलिटिकल पार्टी उसकी कहती है कि आप वोट दो, तो वो वोट नहीं देता है, और पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि आप वोट नहीं दो किसी बिल पे, और वो वोट दे देता है, तो इस ग्राउंड पे उस मेंबर को बर्खास्त किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन लॉ अंडर शेड्यूल 10 पैराग्राफ 2। और इसको जोड़ा कब गया था शेड्यूल 10 को? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा। और यह बात कहा गया है किस प्रोविजन में? आर्टिकल 102 क्लॉज 2 में कहा गया है। अब इसका कुछ अपवाद भी है। अगर किसी व्यक्ति किसी मेंबर के सदस्यता को मेंबरशिप को रद्द किया गया है डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, तो उसका भी अपवाद है। वो अपवाद क्या है? वो है मर्जर। मर्जर क्या होता आप ये समझो। मान लो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी का अगर कुल मेंबर का 2/3 सदस्य उस पॉलिटिकल पार्टी से हट के कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को बना लेता है, तो इस ग्राउंड पे जो भी 2/3 सदस्य हटे हैं ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी से और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं, तो वो सदस्य डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे सदस्यता से। तो ये है मर्जर और ये अपवाद है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लेते हैं बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और बीजेपी के कुल सदस्य का अगर 2/3 सदस्य हट जाए बीजेपी से और अपना एक नया पॉलिटिकल पार्टी बना ले, तो फिर वो जो लोग हैं, वो जो सदस्य हैं, उनका सदस्यता रद्द नहीं होगा, क्योंकि ये मर्जर होगा और मर्जर के ग्राउंड पे आप सदस्य के सदस्यता को रद्द नहीं कर सकते हैं। ये आपको नोट कर लेना चाहिए, ये एक्सेप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 103 का। 103 कहता है डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। सदस्य आर्टिकल 2 के अनुसार डिस्क्वालिफाइड हैं या नहीं है, इस बात पे अंतिम निर्णय किसका होगा? ये तय कौन करता है? ये इस बात पे अंतिम निर्णय होगा प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट तय करते हैं। लेकिन आर्टिकल 103 कहता है कि प्रेसिडेंट अपना जो भी डिसीजन देगा उसके पहले इस संबंध में वो सुझाव मांगेगा इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन का जो भी सुझाव होगा उस सुझाव के अनुसार ही अपना निर्णय सुनाएगा और उनका निर्णय फाइनल होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 164 क्लॉज 1B और 75 1B। अब इनका क्या संबंध है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स से? आर्टिकल 102 से क्या संबंध है ये मैं आपको बताता हूं। तो कहता है सबसे पहले कि आर्टिकल 164 क्लॉज 1B को और 75 1B को कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 को। और ये जो प्रोविजन वो ये कहता है कि अगर कोई सदस्य पार्लियामेंट के सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाता है अंडर शेड्यूल 10 पैराग्राफ 2 के अनुसार, तो उस सदस्य को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है मिनिस्टर के तौर पे। जब हम लोग बात करेंगे राज्य को लेके तो 164 क्लॉज 1B, और हम लोग बात करेंगे केंद्र को लेके तो आर्टिकल 75 क्लॉज 1B। ये है इसका संबंध, इस प्रोविजन का संबंध सदस्य के डिस्क्वालिफिकेशन से, जो कि जुड़ा हुआ था, इसलिए बताना जरूरी था। तो दोस्तों अब आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। आज हम लोगों ने इस एपिसोड में, इस लेक्चर में डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े हुए हर एक रिलेवेंट पॉइंट को समझा, बारीकी से समझा है। हम लोगों ने संविधान के आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन का जो ग्राउंड वो देखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो ग्राउंड दिया गया है डिस्क्वालिफिकेशन को, वो हम लोगों ने जाना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है ये हम लोगों ने समझा। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने समझा। आर्टिकल 103 क्या कहता है, इन सभी बातों पे हम लोगों ने बारीकी से डील किया। तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर जो क्वेश्चंस है उसका आंसर
ये पूरा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका नोट्स बना लिया होगा। आज के लेक्चर को कंक्लूड करें दोस्तों, उसके पहले अंततः मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, बात समझ में आई है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है लॉ से जुड़े हुई, तो आप मुझे फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हो, आप मुझे इंस्टा भी फॉलो कर सकते हो। आप मुझे दोनों फेसबुक पेज और इंस्टा दोनों पे फॉलो करो, और कोई भी पर्सनल क्वेरी है, कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए किसी भी मैटर पे, आप मुझे वहां जरूर बताओ। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक मदद बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।